Jai Hind everyone. Today we will discuss on new topic यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. ठीक है ना. हम आज यूनिफिकेशन मतलब जर्मनी का एकीकरण यूनिफिकेशन उनका कैसे हुआ था इसके विषय में चर्चा करेंगे. ठीक है. इससे पहले थोड़ा सा क्विक रिकैप लेते हैं. लास्ट वीडियो में मैंने क्या पढ़ा था. तो उसमें मैंने आपको जो 1848 में लीबर्स ने जो रिवोल्यूशन किए थे, एक फेल रिवोल्यूशन था जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए जो फेल हो गया था, और उसमें फ्रैंकफर्ट के बारे में पढ़ा था. फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में क्या हुआ था उसके विषय में हम लोग चर्चा की थी. ठीक है ना. सो अब जर्मनी का पूरा हम लोग यूनिफिकेशन किस प्रकार हुआ, ये एक स्टोरी है, तो हम इसको अब देखेंगे. ठीक है ना. सबसे पहले आगे बुक में दिया होगा कैन आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन. क्या किसी भी राष्ट्र का जो निर्माण है वो आर्मी कर सकती है, या राष्ट्र का जो क्रिएशन है वो क्या आर्मी कर सकती है. तो ठीक है, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे. हाँ, ऐसा हो सकता है. इसको चर्चा करने से पहले हम कुछ कैरेक्टर्स देख लेते हैं. हम लोग केसर विलियम फर्स्ट के विषय में पढ़ेंगे, ऑटो वन बिस्मार्क के विषय में पढ़ेंगे. ठीक है ना. तो हम इनके विषय में चर्चा करेंगे. चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या हुआ था कि नेशनलिस्ट उस समय क्या था कि जब यूनिफिकेशन हर जगह रिवोल्यूशन लगातार हो रहे थे, तो हर देश के लोग और बेसिकली कंजर्वेटिव जो थे वो फील किए कि अगर हमें इस समाज में रहना है तो हमें भी नेशनलिस्ट की आइडिया को लेकर आगे बढ़ना होगा. कारण क्या था कि उस वक्त नेशनलिस्ट जो सेंटिमेंट्स थे, फीलिंग्स थी, बहुत ज़्यादा फेमस थी, और कंजर्वेटिव से लोग वैसे भी हेट करते थे क्योंकि वो हाई क्लास के लोग थे. तो वो अब क्या कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि अगर हमें अब बोलते ना कि अगर मार्केट में रहना है तो कुछ चीज़ को एडॉप्ट करना होगा. तो कंजर्वेटिव्स ने नेशनलिस्ट जो थे, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स का जो सेंटिमेंट्स जो थे, ये कौन लेके बढ़ रहे थे आगे, ये अब कंजर्वेटिव्स लेके आगे चल रहे थे. कंजर्वेटिव्स क्योंकि उन्हें अब फील हो गया कि अगर हम नेशनलिस्ट की सेंटिमेंट्स या फिर नेशन स्टेट की फीलिंग्स से लेकर आगे नहीं चलेंगे तो हमें यहाँ कोई रहने नहीं देगा. तो वो नेशनलिस्ट की सेंटिमेंट्स से लेकर आगे बढ़ रहे थे. ठीक है ना. अब क्या हुआ, आगे क्या होता है इसमें कि नेशनलिस्ट की सेंटिमेंट्स को लेकर कंजर्वेटिव आगे चल रहे थे. इसमें दो एग्जांपल बेस्ट है हमारे पास. वो दोनों एग्जांपल किसके हैं, जर्मनी और इटली. जर्मनी और इटली ये दोनों ये सब काम कर रहे थे. ठीक है ना. इस जर्मनी और इटली के जो कंजर्वेटिव्स थे वो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स की जो फीलिंग्स थी उसको लेकर मोबिलाइज हो रहे थे, आगे निकल रहे थे. ठीक है. अब क्या होता है इसमें सबसे पहला प्रयास जो किया गया था जर्मनी की यूनिफिकेशन में, वो 1848 में एक फेल था. एक 1848 में उनका पहला प्रयास था जो कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट को वहाँ पे पेश किया गया था, लेकिन उसके बाद में जो वहाँ के राजा थे उन्हें रिजेक्ट कर दिया था. तो एक बार उन्होंने प्रयास हुआ था यूनिफिकेशन की. यूनिफिकेशन क्या होता है, कोई भी स्टेट बिखरा पड़ा हुआ है, ठीक है ना, उसे पार्ट अलग अलग है, लेकिन बाद में जब उसे एक कर, क्योंकि हर जर्मनी है, हम इंडियन से, ठीक है, हम इंडियन से हम अगर कल एक यूपी अलग अपना राज्य कर रहा है, आंध्र प्रदेश अलग राज्य कर रहा है अपना, मतलब उसके राजा अलग हैं, तो हम लोग हर जगह लोग बोलते हैं एक ही लैंग्वेज. अब हम पूरे राज्य को जोड़कर एक इंडिया, एक नेशन का फॉर्म करते हैं. ठीक है ना. वैसे ही आपकी क्या है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का वैसे ही मैटर है. जर्मनी में चीज़ें बिखरी हुई थी, उन्हें क्या स्कैटर्ड वे में थी, उनको क्या करना था, एक करना था. वही यूनिफाई या यूनिफिकेशन वही कहलाता है. ठीक है ना. अब 1848 में जो पहला प्रयास था जर्मनी के एकीकरण का, वो क्या हुआ था, फेल हो गया था. अब कौन आता है इसमें, जो प्रशिया है. अब प्रशिया ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कि अब जर्मनी को यूनिफाई वो करेगी. कह सकते हैं प्रशिया टू रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूनिफाई द जर्मनी. और उसमें जो मेन था उसके चीफ मिनिस्टर कौन थे,
एक मिनट। उसमें क्या थे, चीफ मिनिस्टर कौन थे? रशिया के जो चीफ मिनिस्टर थे वो थे ऑटो वॉन बिस्मार्क। ठीक है ना। ऑटो वॉन बिस्मार्क जो था, ये बंदा वहां का बहुत ही तगड़ा था, जैसे कि आप कह सकते हैं जैसे हमारे अमित शाह साहब थे, वैसे ऑटो वॉन बिस्मार्क है। ठीक है ना। ये जर्मनी को एक सूत्र में बांधने का बहुत बेजोड़ काम करते हैं। कैसे करते हैं? ये जो हमारे उनके ब्यूरोक्रेट्स थे, जो वहाँ के लोग थे, उनसे वो चर्चा करते थे। ब्यूरोक्रेट्स और जो पॉलिटिक्स में जो थे वहाँ पर, जो भी वहाँ पे आर्मी थी, उसके साथ वो बैठकर चर्चा करते हैं और प्लान करते हैं। फिर वो क्या करते हैं, ऑटो वॉन बिस्मार्क साहब क्या करते हैं, लगभग क्या करते हैं 3 वार्स, 3 युद्ध और 3 बड़े युद्ध क्या करते हैं, वो लड़ाई लड़ते हैं। ठीक है ना। 3 वार्स वो लड़ते हैं और कितने समय में, 7 ईयर्स के अंदर वो क्या करते हैं, 7 सालों तक युद्ध चलता है। मतलब जर्मनी की यूनिफिकेशन के लिए 7 सालों तक वो लड़ाइयाँ लड़ते हैं और 3 बड़ी लड़ाइयाँ इसमें लड़ी जाती हैं। और एट लास्ट फाइनली आप कह सकते हैं, और किससे किससे ये युद्ध होता है? ठीक है ना। ये युद्ध जो होता है, लड़ाई होती है, ये होती है फ्रांस, डेनमार्क और ठीक है, फ्रांस, डेनमार्क और आपके जो है फ्रांस, डेनमार्क और क्या है, ऑस्ट्रिया के साथ इनकी युद्ध होते हैं, क्योंकि फ्रांस, डेनमार्क और ऑस्ट्रिया के पास क्या थे, जर्मनी के कुछ पार्ट थे। ठीक है ना। क्योंकि उसमें ये लोग हावी थे, तो इसलिए ऑटो वॉन बिस्मार्क 7 सालों तक इनके साथ लड़ाइयाँ लड़ते हैं और 3 युद्ध, लगभग बड़े युद्ध लड़े जाते हैं और 3 वार्स के अंतर्गत। इसलिए फ्रांस, डेनमार्क से उनके जो स्टेट थे वो उनसे क्या करते हैं, छीन लेते हैं। फाइनली क्या होता है, ये फाइनली ये क्या करते हैं कि 1871, ठीक है ना, 1871 में क्या होता है, जर्मनी आपका क्या होता है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का काम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। ठीक। 1871 में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कंप्लीट, जो जर्मनी की यूनिफिकेशन का होता है वो कंप्लीट हो जाता है। और फिर क्या होता है, विलियम केसर फर्स्ट, ठीक है ना, विलियम केसर फर्स्ट को पूरे जर्मनी का एम्परर प्रोक्लेम किया जाता है, घोषित कर दिया जाता है। ठीक है। और फिर उसके बाद केसर विलियम फर्स्ट को जर्मनी का राजा घोषित कर दिया जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद वहाँ पर मॉडर्नाइजेशन का काम लगातार होता है। जैसे जर्मनी के जो स्टेट थे वहाँ पर बैंकिंग, लीगल एडवाइज़र, इन सब में लगातार मतलब कि आधुनिकता लाने का उन लोगों ने प्रयास किया और यही देखा कार्य किसमें हुआ, यही देखा कार्य आपका पूरे यूरोप में धीरे धीरे फैलने लगा। ठीक है ना। तो ये आपको पूरा का पूरा पूरा जो सिनारियो था ये आपका जर्मनी के यूनिफिकेशन का था। ठीक है। अब हम अगले क्लास में इटली की यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।